हेलो, वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का अकाउंट, जिसमें चैप्टर 7 हमारा चल रहा है कंपनी लेखे अंशों का निर्गमन। कंपनी लेखे अंशों का निर्गमन, इसके पहले हमने कंपनी के टाइप्स पढ़े, कंपनी कितने प्रकार की होती है ये पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि कंपनी और साझेदारी में क्या अंतर है। जबकि कंपनी में भी कम से कम 2 व्यक्ति होना चाहिए और साझेदारी में भी 2 व्यक्ति कम से कम होना चाहिए, लेकिन जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो दोनों की अलग अलग है। दोनों में क्या अंतर है, किन किन पॉइंट्स पे हम दोनों में अंतर कर सकते हैं, वो हम इसमें देखेंगे। तो देखिए, अब आप कंपनी और साझेदारी में क्या अंतर है। सबसे पहले स्थापना। कंपनी की जो स्थापना होती है वो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत होती है, जबकि साझेदारी की स्थापना भारतीय साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत होती है। कंपनी अधिनियम 2013 है और साझेदारी अधिनियम 1932, इसके तहत इसकी स्थापना होती है। सेकंड पॉइंट है हमारा पंजीकरण। कंपनी का पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है, कंपलसरी होता है, जबकि साझेदारी का पंजीयन ऐच्छिक होता है। साझेदारों की इच्छा है वो उसका रजिस्ट्रेशन करवा भी सकते हैं और नहीं भी करवा सकते हैं। अस्तित्व। कंपनी का अस्तित्व अपने सदस्यों से अलग होता है, पृथक मतलब अलग होता है, जबकि साझेदारी का जो अस्तित्व होता है वो उनके साझेदारों से अलग नहीं होता है। दायित्व। अंशधारियों का जो दायित्व होता है वो सीमित होता है। जितने अंश उन्होंने किसी कंपनी के खरीद रखे हैं, उन खरीदे गए अंशों की संख्या तक उनकी जो लायबिलिटी, उनका जो दायित्व है वो सीमित होता है। लेकिन साझेदारी में ऐसा नहीं होता है। साझेदारी में सभी साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। अगर भविष्य में ज़रूरत पड़ती तो साझेदारों की निजी संपत्ति का उपयोग भी दायित्वों के भुगतान के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट्स, अंकेक्षण। कंपनी का अंकेक्षण कराना जरूरी है। क्यों? क्योंकि कंपनी को अपने वार्षिक खाते जो है वो प्रकाशित करना पड़ते हैं, जबकि साझेदारी फर्म का जो अंकेक्षण है वो कराना जरूरी नहीं। अंकेक्षण का मतलब होता है ऑडिटिंग, जो उसके अकाउंट्स होते हैं वो उनको चेक कराना होते हैं सीए के द्वारा। स्थायित्व। कंपनी का अस्तित्व स्थायी होता है। कंपनी के सदस्य आए, कंपनी के सदस्य जाएं, इससे कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि साझेदारी का जो अस्तित्व होता है वो अस्थायी होता है। किसी साझेदार के रिटायरमेंट लेने पर, किसी साझेदार की मृत्यु हो जाने पर जो साझेदारी है वो भंग हो जाती है। अनुबंध। कंपनी के अंशधारी कंपनी के साथ अनुबंध कर सकते हैं, जबकि फर्म के जो साझेदार हैं वो फर्म के साथ अनुबंध नहीं कर सकते हैं। प्रबंध। इसमें केवल जो संचालक मंडल के सदस्य होते हैं वो ही कंपनी का मैनेजमेंट कर सकते हैं, वही कंपनी का प्रबंध कर सकते हैं। संचालक मंडल मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो। जबकि साझेदारी में सभी साझेदारों को प्रबंध संचालन में भाग लेने का अधिकार होता है। तो ये था अंतर कंपनी और साझेदारी के बीच में। अब इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कंपनी का निर्माण, कि कंपनी का जो निर्माण है वो किस तरीके से किया जाता है। कंपनी के निर्माण की प्रमुख 3 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1, प्रवर्तकों द्वारा आवश्यक फाइल प्रस्तुत करना। जो भी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत जरूरी है वो आवश्यक प्रलेख, आवश्यक कागज उनको प्रस्तुत करना होते हैं। शुल्क का भुगतान करना और समामेलन का प्रमाण पत्र जारी होना। शुल्क जो भी निर्धारित किया गया है उस शुल्क का भुगतान करना, और फिर समामेलन का प्रमाण पत्र, मतलब समामेलन का प्रमाण पत्र वो प्रमाण पत्र होता है जिससे के प्राप्त होने के बाद कंपनी अपना व्यापार चालू कर सकती है। और व्यवसाय प्रारंभ करने की अवस्था, ये 3 चीजें होती हैं किसी भी कंपनी को बनाने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे, प्रवर्तकों द्वारा आवश्यक प्रलेख या फाइल प्रस्तुत करना। वो कौन से प्रलेख हैं जो प्रवर्तकों को कंपनी का निर्माण करने के लिए जरूरी होते हैं? सबसे पहला है
कंपनी के प्रवर्तक कंपनी का निर्माण करने और इससे वैधानिक स्वरूप प्रदान करने के लिए कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कंपनी के जो रजिस्ट्रार कार्यालय होता है, जहाँ पे कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, वहाँ पर कंपनी से संबंधित उनको निम्न प्रलेख फाइल करना पड़ते हैं। अब ये हम प्रवर्तक शब्द तो पढ़ रहे हैं, तो ये प्रवर्तक कौन होते हैं? प्रवर्तक वे होते हैं जो सबसे पहले कंपनी के फॉर्मेशन का आइडिया जिनके दिमाग में आता है, जो कंपनी का निर्माण करते हैं, वो प्रवर्तक कहलाते हैं। अब सबसे पहला है पार्षद सीमा नियम। ये कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख है। ये कंपनी का चार्टर भी कहा जाता है, शासन पत्र या उद्देश्य पत्र भी कहा जाता है। इसमें कंपनी से संबंधित समस्त बातों का इसमें उल्लेख होता है। ये कंपनी के अधिकारों और कर्तव्यों को दर्शाता है। इसमें कंपनी का नाम, क्या नाम रहेगा, प्रधान कार्यालय, कंपनी का प्रधान कार्यालय कहाँ रहेगा, इसकी पूंजी क्या होगी, उसके उद्देश्य क्या होंगे और अधिकार एवं दायित्वों का वर्णन इसके अंदर किया जाता है। कोई भी संचालक इसके नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता है। मतलब पार्षद सीमा नियम में जो नियम लिख दिए गए हैं वो उस कंपनी के प्रवर्तक को मानना होते हैं, वो इसका उल्लंघन नहीं कर सकते, क्योंकि यह भारतीय कंपनी अधिनियम द्वारा शासित होता है। सार्वजनिक कंपनी की स्थिति में 7 व्यक्ति और निजी कंपनी की स्थिति में कम से कम 2 व्यक्ति। जो सार्वजनिक कंपनी अगर बनाई जा रही है तो उसके लिए 7 व्यक्ति होना चाहिए, और अगर निजी कंपनी बनाई जा रही है तो उसके लिए 2 व्यक्ति होना चाहिए, जिनके इसके ऊपर साइन होते हैं। पार्षद सीमा नियम के अभाव में कंपनी का समामेलन नहीं हो सकता है। पार्षद सीमा नियम का उल्लंघन करके किए गए कार्य व्यर्थ माने जाते हैं, उनको अवॉइड कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें पार्षद सीमा नियम के नियमों का उल्लंघन किया गया है। पार्षद सीमा नियम को कंपनी अधिनियम में इस प्रकार परिभाषित किया गया है। कंपनी अधिनियम में इसकी जो परिभाषा दी गई है वो ये है कि पार्षद सीमा नियम का आशय एक ऐसे नियम से है जो कंपनी के उद्देश्य पत्र को परिभाषित करता है, कंपनी के अधिकार और उसके दायित्व को परिभाषित करता है। इसके आगे का जो है वो हम हमारे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।